रतिका, जब भी किसी के साथ कोई अपराध हो जाता है तो उनकी पहली प्रायोरिटी यही रहती है ना कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशंस हो और उन्हें समय पर न्याय मिले, वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं। अच्छा, मतलब कंप्लेंट रजिस्टर कराई और सीधा न्याय। बीच का जो प्रोसेस है उसका क्या? बीच का प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टिगेशन। राइट। मतलब अगर किसी के साथ कोई भी अपराध होता है या कुछ भी गलत होता है तो उसकी सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात ये होती है उसके जहन में कि क्या उसकी शिकायत सुनी जाएगी या नहीं, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, उसकी जो कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन है वो वक्त पर शुरू होगी या नहीं। बिल्कुल, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में ऐसे कई सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि विक्टिम्स की आवाज़ को सुना जाए, समयबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और उन्हें न्याय के लिए इंतजार ना करना पड़े। जी हाँ, तो एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन इन न्यू क्रिमिनल लॉज पर जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो के स्टूडियोज में उपस्थित हैं डॉक्टर कृष्णकांत द्विवेदी जी, जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में डीन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम टू डीडी मॉर्निंग शो। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी के साथ कोई अपराध होता है या उनके राइट्स का वायलेशन होता है तो बीएनएसएस के तहत उन्हें न्याय मिलने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए मैडम, जो बीएनएसएस जो बना है जी, इसमें बहुत सी चीज़ों को ऐड किया गया है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है, तो जब कोई घटना घटती है ना तो उसकी सूचना सबसे पहले हम पुलिस को देते हैं। राइट। पुलिस उस सूचना के आधार पे उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें जो है एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, और ये सब चीज़ें जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के निगरानी में होते हैं। और पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार होती है पुलिस की तरफ से। वो रिपोर्ट जो है न्यायालय को जाती है, न्यायालय उस पर ट्रायल करते हैं और ट्रायल में दोनों पक्षों को सुना जाता है और साक्षियों की भी परीक्षा होती है। और उसके बाद से जो है न्यायालय उस पर जो है कन्विक्शन या एक्विटल का अपना निर्णय लेते हैं। ओके। तो यह एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और हर एक प्रक्रिया में आप उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है न्यायालय उसको ध्यान रखता है। ओके। जी। तो जब भी कोई एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए, जी। तो अक्सर ये देखा जाता है कि एफआईआर एकदम से रजिस्टर नहीं होती है। जी। तो अगर हम आपसे आसान भाषा में समझना चाहें तो एफआईआर और कंप्लेंट रजिस्टर करने में दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? जी, देखिए क्या होता है ना कि जब किसी के साथ कोई घटना घटती है जी, तो वह मदद की महसूस करता है कि उसको मदद चाहिए। जी बिल्कुल। और चूंकि सरकार की ये जिम्मेदारी है एज ए सोशल वेलफेयर स्टेट कि वह नागरिकों की सुरक्षा करे। राइट। क्योंकि अगर नागरिकों की सुरक्षा नहीं किया जाएगा तो समाज में बहुत ही जो है आतंक हो जाएगा। हाँ जी। और इस वजह से जो है हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह नजदीक के थाने में जाकर के उसकी सूचना दे। राइट। यह भी है कि अगर सूचना वो नहीं दे पाता है तो पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि सूचना रखे। और सूचना देने के बाद तो जनरली क्या होता है ना कि जो जिसका कंप्लेंट जो आप कह रही हैं, वो जनरली जो कोई घटना घटती है उसके बारे में एक सूचना होती है, वो जो सूचना दिया जाता है जो है थाने को। Okay. और जब थाना जो है उसको दर्ज कर लेता है अपने रजिस्टर में, तो उसके बाद से उसको हम एफआईआर बोलते हैं। जनरली जो है लीगल भाषा में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसको बोलते हैं। जी। और उसको दर्ज करने के बाद से उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो मतलब घटना घटती है, उसकी सूचना देना, पुलिस को सूचना पे जो है उसको दर्ज करना और दर्ज करने के बाद से उस पे जो आगे की कार्रवाई करना, ये चीज है। तो ये एक कंप्लेंट और एफआईआर में है। हालांकि कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट को भी होता है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। तो अगर हम ये बात करें कि कंप्लेंट जब हम करवाने जाते हैं तो क्या उस समय किसी भी तरह की कोई प्रोसेस, जो कोई भी प्रोसेस है या कोई इन्वेस्टिगेशन क्या शुरू होती है और उसके बाद जाके एफआईआर रजिस्टर की जाए, जब पुख्ता मतलब सबूत मिल जाए उन्हें कि हाँ इस तरह का कोई घटना हुई है, तो क्या ये भी कोई प्रोसेस है? जैसे घटना घटती है तो जब हम थाने पे जाते हैं ना, तो थाने पे जाने के बाद से दो तरह के लोग हो सकते हैं जो थाने पे जाते हैं। एक तो हो सकता है कोई पढ़ा लिखा हो जी, और एक हो सकता है कि वो बिना पढ़ा लिखा हो। जी। तो पढ़ा लिखा है तो अपना लिख करके लेके जाएंगे, उनके पास कोई गवाह है तो गवाह का नाम दे देंगे। ओके। तो थाने पे जब जाने के बाद से जो है थाने उस पर अपना विचार करता है। अच्छा। जो बेपढ़ा लिखा आदमी है, निरक्षर है, मजदूर है, चाहे जो नहीं पढ़ा लिखा है, तो वहां पे ये व्यवस्था है कि थाने पे जाने के बाद से थाना उनकी मदद करेगा। ओके। और उनको पेन देगा, कागज देगा, बैठाएगा जो है थाना, और जो वो बोलेंगे उसको लिखा जाएगा। थाने जो एसएचओ होते हैं उनकी निगरानी में लिखा जाएगा और फिर उसको पढ़ के उनको सुनाया जाएगा। ओके। और अगर सुनाने के बाद से वो संतुष्ट हैं तो उस पर जो है उनका अंगूठा होगा,
लिया जाएगा या फिर वो हस्ताक्षर कर सकते हैं तो हस्ताक्षर करेंगे जो है, और उसके बाद से फिर वो एफआईआर जो है रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद से फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ओके, यानी समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जी जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यू क्रिमिनल लॉज के तहत आम आदमी आसानी से शिकायत दर्ज कराए और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? देखिए, अगर जो है जब थाने में हम जाते हैं ना, तो जो सूचना होती है, घटना जो घटती है वो दो तरीके की होती है। ओके, जो इसको कानूनी भाषा में हम बोलते हैं संज्ञेय अपराध, जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, जी, और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको असंज्ञेय बोलते हैं। राइट, तो ये तो कानूनी शब्द है, लेकिन अगर इसको हम सामान्य भाषा में समझे तो जनरली संज्ञेय अपराध को हम गंभीर अपराध बोलते हैं, ओके, जो गंभीर प्रकृति का है। और इसकी जो है परिभाषा या इसका कैटेगराइजेशन जो है BNSS के जो है फर्स्ट शेड्यूल में भी दिया गया है कि किस तरह के अपराध जो है वो संज्ञेय हैं, मतलब कॉग्निजेबल हैं, किस तरह के नॉन कॉग्निजेबल हैं, वो दिया गया है। ओके, तो कॉग्निजेबल जो है ऑफेंस है तो उसकी जो है एफआईआर होने की अलग प्रक्रिया है, ओके, और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसकी एफआईआर होने की अलग प्रक्रिया है जो है। तो यहाँ सर हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताएं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं जी। उनमें डिफरेंस क्या होता है जब कोई अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए जाता है तो? जी, राइट, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ये तो आम जनता को पता नहीं कि हमारे साथ जो हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। एग्जैक्टली, वो जो घटना घटती है अपराध की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ ऑफेंस पे वो तय होता है। और इसका मतलब जो है एक शेड्यूल बनाया गया है BNSS में, जो है फर्स्ट शेड्यूल में, कि इस तरह के अपराध जो है कॉग्निजेबल होंगे, इस तरह के अपराध जो है नॉन कॉग्निजेबल। जनरली अगर उस शेड्यूल को पढ़ा जाए तो उसमें ये मिलता है, एक समानता होती है कि जैसे सामान्य रूप से 3 साल से जिसमें अधिक की सजा होती है। अच्छा, ओके, कुछ अपवाद भी हैं जिसमें 3 साल से कम को भी माना गया है। तो जनरली 3 ईयर से ऊपर जहां पनिशमेंट है उसको कॉग्निजेबल मानते हैं, ओके, ओके, और 3 ईयर से जो कम है, ओके, इसमें भी जो है एक्सेप्शंस हैं, ओके, उसको जो है हम नॉन कॉग्निजेबल मानते हैं। और दोनों की जो है एफआईआर होने की प्रक्रिया अलग है, उसके लिए अलग अलग धाराएं हैं, और उसका इन्वेस्टिगेशन का भी प्रक्रिया अलग है। तो सर हम यही आपसे जानना चाह रहे थे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं, इनमें शिकायत दर्ज कराने की और एफआईआर कराने की प्रक्रिया अलग कैसे है? जी, जैसे मान लीजिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जी, तो मैं आपको बताया कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, जैसे लूट है, मर्डर है, डकैती है, रेप है, चोरी है, ये गंभीर तरह के अपराध हैं। जी, तो इनके लिए धारा 173 में जो BNSS है उसमें प्रावधान किया गया है। जो पहले जो CRPC हुआ करती थी उससे इस बार कुछ ऐड भी हुआ है एक्स्ट्रा, ओके, जो ज्यादा हितकारी है हमारी जनता के लिए। तो अब जो 173 में जो प्रोविजन है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो है, अगर आपके साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस और एरिया जो है आप कहीं भी जाकर के अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ओके, एक बहुत बड़ा एक चेंजेज हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि आप एफआईआर ओरली जाके बोल सकते हैं, जहां पे वो लिखवाया जाएगा जो है आपसे। और जो सबसे बड़ा जो एक परिवर्तन ये हुआ है कि बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आप दे सकते हैं, जैसे आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप थाने को जो है। जी, लेकिन उसमें यह है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे जो है आपको 3 दिन के अंदर जाकर के उसकी हार्ड कॉपी और साइन करके उसको आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये प्रावधान है। तो एक तो इस सामान्य प्रावधान है, लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं, जी, जैसे रेप का हो गया। जी, तो ऐसे अपराध में जो है जो एफआईआर होगा उसकी जांच जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी, जो है जनरली जो है ये राइट, नियम है जो है। जी, और ऐसे अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को जो है उसकी सारी प्रक्रिया जो है पुलिस जो है आकर के उस महिला के रेसिडेंस पे ही करेगी जो है। ओके, ये भी ओके। एक प्रावधान है। और एक पहले भी ये प्रावधान था जो आज भी इसमें है कि अगर मान लीजिए कोई गूंगा है, बहरा है, वो कुछ नहीं बोल सकता है, तो उसके लिए जो है एक हेल्पर की, जिसको इंटरप्रेटर बोलते हैं, जी, उसके जो है हेल्प लेकर के उसका जो एफआईआर होगा, उसका जो है पूरा जो है सब प्रक्रिया होगी। तो एफआईआर में जो है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें यह है कि आप थाने में जाइए और थाने में आप अपना एफआईआर कराइए, जी, ठीक है, जी। इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में थाने में एफआईआर नहीं होता है। ओके, हम बार बार गए, मान लीजिए पुलिस नहीं करती एफआईआर, हाँ, अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं? जी, तो इसके लिए व्यवस्था भी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि हम थाने में गए, थाना बोला कि नहीं हम एफआईआर नहीं करेंगे,
आप कल आइए, परसों आइए, सीरियस नहीं है लोग। टाइम तो उसके लिए व्यवस्था है कि आप जो है एक लेटर बना करके और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जो है बाई रजिस्टर्ड पोस्ट आप भेजिए कि हम थाने पे गए थे, हमारे साथ ये एफआईआर हमने करना चाह रहे थे, लेकिन थाने ने लेने से रिफ्यूज कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया और हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। ओके, तो अपने एरिया के सुपरिटेंडेंट ऑफ हाँ, अपने जिला सुपरिटेंडेंट को जो है आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए और अगर उनको लगता है आपके ड्राफ्टिंग देख करके कंटेंट से कि वास्तव में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वह जो है उस पर स्वयं जांच कर सकते हैं या अपने किसी थाने को भी कह सकते हैं कि या उसी थाने को कह सकते हैं कि आप इस पर जांच करिए जो है। जी बिल्कुल। एक चीज ये है, एक और मैं ऐड करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि एफआईआर हुआ, मान लीजिए कोई घटना घटी और वो घटना कॉग्निजेबल तो है, लेकिन वो उसका जो है दंड 3 साल से लेकर के 7 साल तक का है मान लीजिए, तो उसमें जो है एफआईआर जो है तब तक दर्ज नहीं होगा जब तक कि उस एरिया के डिप्टी एसपी का परमिशन ना हो जाए। ओके, बिल्कुल सर। जब भी किसी की क्राइम की कोई कंप्लेंट आती है तो अक्सर हम ये देखते हैं कि उस क्राइम सीन पर जो होते हैं एविडेंसेस होते हैं या उस वक्त वहाँ पे कुछ विटनेसेस होते हैं जो कि वक्त के साथ डिल्यूट हो सकते हैं, तो उस वक्त वो जो क्राइम होता है, वो जो अपराध रजिस्टर होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का क्या तरीका है? हाँ, उसमें जो है इस नई धारा में जो हमारा BNSS जो बना है, इसमें धारा 176 जो आया है, इसमें जो है एक फोरेंसिक जो है एक्सपर्ट की व्यवस्था की गई है। अच्छा, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ओके। पहले ऐसा होता था कोई अपराध घटता था, जैसे कि बहुत से ऐसे घटनाएं घटी हैं, जैसे आरुषि कांड हुआ था जिसमें जो है बहुत से एविडेंस गायब हो गए थे। तो अब यह है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट जाएगी जहाँ पे जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, SHO जो है वहाँ की वो पहले फोरेंसिक टीम को करेंगे, फोरेंसिक टीम जाएंगी, उसका वीडियोग्राफी करेगी, सारे एविडेंस लेंगे कि जिससे कि एविडेंस गायब न हो, जो है ऐसी भी व्यवस्था की गई है जो है। अच्छा, ओके। तो सर, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, जब एक रिपोर्ट बनती है, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पर फिर विक्टिम्स को न्याय कैसे मिलता है? हाँ, देखिए, जब रिपोर्ट जब होती है ना, तैयार होती है, जैसे पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इन्वेस्टिगेशन जब करती है ना, तो उसके पास एक डिस्क्रिशन है कि अगर उसको लगता है कि भले कॉग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन वो सीरियस नहीं है, तो कभी कभी स्टॉप भी कर देता है अपना इन्वेस्टिगेशन। और लोग ये समझते हैं कि पुलिस जांच नहीं कर रही है, लेकिन वो स्टाफ जब करता है तो मजिस्ट्रेट को भी जो है उसकी सूचना देनी पड़ती है कि भाई हम इसलिए स्टाफ कर दिए हैं। वो हर एक कंटेंट्स, हर एक घटना का रिपोर्ट तैयार करते हैं, कितने बजे घटा, कौन है, कौन साक्षी है, क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, पूरी एक पुलिस रिपोर्ट बनती है और उसको कोर्ट में उसको सबमिट होता है। कोर्ट में जाने के बाद से वहाँ पे जो ट्रायल शुरू होता है और एक्यूज्ड जो है जिसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होता है उसकी भी बात सुनी जाती है, उसकी भी गवाहों को सुना जाता है और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सब कुछ होता है और उसके बाद से जो है कन्विक्शन और एक्विटल जो निर्णय लेते हैं वैसा करते हैं। सर, अक्सर क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि रेप का केस आपने बताया, जिसमें डर की वजह से या किसी सामाजिक कारणों की वजह से कंप्लेंट जो है सामने वाला इंसान वक्त पर रजिस्टर नहीं करवाता है, तो इन केसेस में विक्टिम को आसानी से और जल्दी न्याय मिले, उसके लिए क्या प्रावधान है? जी, इसमें भी एक्चुअली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है इस बारे में जो है, क्योंकि डिले हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी का केस था, जो है पृथ्वी वर्सेस स्टेट का केस था, उसमें एक महिला के साथ रेप हुआ था, घर में कोई गार्जियन नहीं था, तो वो एफआईआर कराने नहीं गए 4-5 दिन। बाद में जब गए तो एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन कोर्ट ने माना कि भाई ये तो मतलब कॉन्कोक्टेड एफआईआर है और इस आधार पे जो है ये नहीं माना जाना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, भले देर से ही हुआ एफआईआर, लेकिन फिर भी जो है इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उस पर ट्रायल हुआ और कन्विक्शन भी हुआ। तो देर हो जाता है, लेकिन अब कोर्ट में सारी व्यवस्था हो गई है, ट्रायल का भी जो है टाइम लिमिट हो गया है, इन्वेस्टिगेशन का भी टाइम लिमिट हो गया है, परिस्थितियों को छोड़ करके एक्सेप्शनल को, लेकिन अब एक नियत समय में जो है कन्विक्शन करने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एफआईआर में जैसे कि आपने बताया कि 3 दिन के अंदर आप जो है जाके, अगर आप, बिकॉज आजकल प्रावधान हो गए हैं कि आप कहीं से भी अपनी एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं, तो 3 दिन के अंदर आपने बताया कि आपको जाके वो अपनी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। पर वही बात आ जाती है, किसी कारणवश या किसी की कोई मतलब हेल्थ इश्यूज की वजह से सामने वाला इंसान नहीं पहुंच पाता, तो क्या वो किसी और के जरिए अपनी कंप्लेंट जाके वो पेपर सबमिट करा सकता है या क्या? जी, उसका प्रिंट आउट लेकर के जो है उस पर साइन करा करके और एक मैसेज कर दे कि जो है हम जो है नहीं आ पा रहे हैं और इसलिए जो है थाने में उसके एफआईआर दर्ज किया जाए, तो थाने कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के भी प्रावधान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सारी सहूलियतें जो है, जो नया कानून आया है हमारा, उसके अंदर एक विक्टिम को पूरी की पूरी सहूलियतें दी जा सकती हैं ताकि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी व्यवस्था है और नया कानून तो बहुत मददगार है, जो है जनता के लिए जो है बहुत अच्छा आया है जो है। बिल्कुल।
तो दर्शकों, कंप्लेंट्स, एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन न्याय मिलने की प्रक्रिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसीलिए हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में ऐसे कई सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे विक्टिम्स को जल्द से जल्द त्वरित न्याय मिल सके। बिल्कुल। तो एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेशन इन न्यू क्रिमिनल लॉज पर जानकारी आज हमारे साथ साझा कर रहे थे डॉक्टर कृष्णकांत द्विवेदी जी, जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट में डीन है। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।